बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या हाल है बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 का आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु जॉइंट स्पेशल सेक्शन लेटरली एंड दे डोंट नो अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम डिटेल। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सर अब्दुल्ला के केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर भी सुने होंगे। कुछ ना कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैं दोबारा से आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर दे रही हूँ और आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आई मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा और इसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि इसके भी न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम थ्योरी के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो और साथ में एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको पता है बेटे केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा उन रिएक्शंस के अंदर टेक प्लेस करता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेक प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके में ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो रिएक्टेंट के अंदर ब्रेक करते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर नए बॉन्ड बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं और एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एग्जांपल नंबर 2। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम हमेशा जो सिंबल डालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इस तरह के हमारे पास एरोज होते हैं। ठीक है, यानी इससे मुराद क्या है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में टेक प्लेस कर रहा है ये रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में, आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिस रेट से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेट से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस भी कहते हैं और इसके लिए हम सिंपल ऐसे एक एरो डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस करें उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है कि सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। तो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेक प्लेस कर रहा है, रिवर्सिबल नहीं है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का भी स्टैब्लिश होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस चाहिए होते हैं, ना कि इरिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए हों। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन में कब आती है। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिखी है कि मैंने कहा कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है गैशियस स्टेट में है प्लस बी रिएक्टेंट है गैशियस स्टेट में है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं सी प्लस डी, दे बोथ आर इन गैशियस स्टेट। अब ये जो रिएक्टेंट हैं इनको और प्रोडक्ट्स को हम हमेशा यूं करके लिख देते हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की ब्रैकेट के अंदर हम इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इनक्लोज कर देते हैं। तो इसको ये जब ब्रैकेट हम लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो इस स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। हम डिटेल में पढ़ने से पहले मैं इसकी कुछ आपको इसका ग्राफ समझाने से पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताना चाह रही हूँ कि हम कहते हैं कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस किसी कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम के ऊपर यानी कि टेक प्लेस करें और उनके अंदर कहता है कि उनकी हम कंडीशंस को ना छेड़ें, यानी उनकी कंडीशंस को चेंज ना करें और रिएक्शन मिक्सर की कंपोजिशन भी कांस्टेंट रहे, उसको भी हम चेंज ना करें। तो ऐसी स्टेट में कहता है कि ऐसी सूरत हाल में कहता है कि उन रिएक्शंस में जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है, यानी उस फेज में कि जब उनकी कंसंट्रेशन भी चेंज ना हो और हम क्या कहेंगे उनकी कंडीशंस भी चेंज ना हो और एक लंबे टाइम तक वो रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हों, तो उनके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम को कंडीशंस को चेंज करके या कोई और एक्सटर्नल उसको डिस्टर्बेंस दे के अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि फॉर एवर रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिया है, इस रिएक्शन के लिए हमने
एक ग्राफ प्लॉट किया है। वो ग्राफ हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान कंसंट्रेशन को हमने अलोंग वाई एक्सिस लिया और टाइम को हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली इस साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिस पे मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ए आर बी, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्लोप या कर्व की फॉर्म में चेंज होती है और फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाती है। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं, इनिशियली प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जीरो है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो रिएक्शन प्रोसीड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी की क्या होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं सी और डी की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, जो कि कुछ टाइम बाद बिल्कुल क्या हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का रेट एक दूसरे के इक्वल आ जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन नजर आती है। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि दैट टाइम इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम टाइम, जो कि आपको नजर भी आ रहा है टाइम एक्सिस पर कि दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम टाइम। और जिस जगह पर जाके कोई आपका रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और उनके अंदर कोई फर्दर चेंज पॉसिबल ना हो, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं दोबारा से डायनामिक इक्विलिब्रियम की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि हम क्या कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और उसके अंदर कोई फर्दर जो रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है, या उसके अंदर कोई चेंज फर्दर टेक प्लेस नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये तो मैंने जनरल एग्जांपल देके आपको ग्राफ प्लॉट किया। आप ये वाली एग्जांपल देके यानी हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, आयोडीन गैसियस स्टेट में, इस एग्जांपल को टेम्परेचर जो उसका हमने कांस्टेंट रखा है 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड इन गैसियस स्टेट, इसी एग्जांपल को लिखकर आप यही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। डाइस के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखें। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बाय नेचर क्या होता है, डायनामिक होता है, ठीक है, यानी उसमें हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में टेक प्लेस करते हैं, यानी यके बाद डिग्री के। अगर एक दफ़ा हम क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है तो साथ ही उसके क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉन्स्टेंट होती हैं, वैसे ये क्या होती हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं तो इनकी कंसंट्रेशंस क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही अटेन किया जा सकता है, टेम्परेचर वेरिएबल टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, ठीक है। ये थे हमारे पास करैक्टर्स। आज हमारा ये पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 8 का। काइंडली स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी अपना पेपर या जो मैंने आपको टेस्ट दिया था वो सॉल्व नहीं किया, वो सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।